मेरे डॉक्टर शोहर से एक लड़की रोजाना दवाई लेने आती। वो बदसूरत लड़की कुछ ही दिनों में बहुत ही खूबसूरत हो गई। मेरा शोहर रोजाना उसे एक ही दवाई देता था। मुझे लगा वो लड़की अपने वजूद को खूबसूरत बनाने के लिए ये दवाई ले जाती है। एक दिन मैंने रात के वक्त शोहर की अलमारी से वही दवा उठाकर खुद खा ली, मगर कुछ देर बाद मेरा कलेजा फट गया जब मेरा नाम आयशा है। मैं एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे बाबा एक हकीम थे। उनके पास दूर दराज से लोग इलाज करवाने आते थे। मेरी अम्मी अब्बू की कज़न थी और मेरे नाना अब्बू भी एक हकीम थे। अब्बू मेरे नाना अब्बू के शागिर्द थे। उन्होंने अब्बू को सारी हिकमत सिखाकर अपनी बेटी यानी मेरी अम्मी की शादी उनसे करवा दी थी। हम लोग गांव में रहते थे, इसलिए पूरा गांव उन्हीं से इलाज करवाता था। मैं स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल से आकर अम्मा के साथ खाने में हाथ बटाती थी। गांव में मैट्रिक तक स्कूल था, इसलिए मैंने बस वहीं तक पढ़ा और घर बैठ गई। कुछ अर्सा गुजरा तो अब्बा को मेरी शादी की फिक्र हो गई। मेरी शादी अब्बा ने अपने एक शागिर्द से तय कर दी। मुझे अब्बा का वो शागिर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब्बा के सामने बोलने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं रोज कोशिश करती कि उनसे बात करूं। आखिर एक दिन हिम्मत करके मैंने अब्बा को कह दिया कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। अब्बा ने मुझे डांट दिया और कहने लगे कि वो लड़का मेरा देखा भला है और निहायत ही शरीफ है। मेरे कहने पर तुमसे शादी कर रहा है, वरना उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। अब्बा की इतनी डांट सुनने के बाद मैंने मजीद कुछ नहीं कहा और चुपचाप शादी कर ली। मैं तो खुश नहीं थी, लेकिन मुझे उसे देखकर भी ऐसा लगता था जैसे मेरे अब्बा ने उसे भी जबरदस्ती राजी किया हो। खैर, मेरा निकाह हो गया। शादी की रात ही अजीब बात हुई। उसे एक कॉल आई और वो जल्दी जल्दी में कहीं चला गया। अगली सुबह को उसकी वापसी हुई। मैंने पूछा कि सारी रात कहाँ थे। तब वो कहने लगा कि मेरी एक मरीज को इमरजेंसी थी, इसलिए मैं उसके पास चला गया था। अब अक्सर ही उसके मरीजों की कॉल्स आती रहती थीं, इसलिए वो फ़ोन पर खासा मसरूफ़ रहता था। मेरे लिए तो वैसे ही उसके पास वक्त नहीं था। जब तक अब्बू जिंदा रहे वो मेरे साथ अच्छे से पेश आता रहा, मगर मेरी शादी के कुछ अरसे बाद ही मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। तब वो पहले से भी ज़्यादा लापरवाह हो गया था। अब्बू के जाने के बाद उनका क्लिनिक मेरे शोहर ने संभाल लिया था। घर की बैठक को ही हमने डिस्पेंसरी बना लिया था। वहीं सारे लोग आते थे और उससे दवाई ले जाते थे। कभी कभी मैं भी अपने शोहर की मदद करने के लिए दवाइयों की पुड़ियाँ बना देती थी। सब ठीक जा रहा था, लेकिन कुछ अरसे से एक अजीब बात हो रही थी। एक लड़की रोजाना हमारी डिस्पेंसरी में आने लगी थी। देखने में वो बिल्कुल भी बीमार नहीं लगा करती थी, मगर पता नहीं फिर वो क्यों आ जाती थी। वो जब भी आती थी सबसे आखिर में बैठ जाती। शुरू शुरू में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, मगर जब वो रोज ही आने लगी तो वो मेरी नज़रों में आ गई। पता नहीं वो किस लिए आती थी। वो अपने हुलिये से पढ़ी लिखी लगा करती थी और पढ़े लिखे लोग तो शहर डॉक्टर के पास जाया करते थे, फिर वो यहाँ पता नहीं क्या करने आती थी। एक दिन वो आई तो मैंने उसके पास जाकर उससे कहा कि जाओ पहले तुम दवाई ले लो। मेरी बात सुनकर उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी कि नहीं, मैं आखिर में लूँगी। मैं अभी उसे कुछ कहने ही लगी थी कि मेरे शोहर ने आवाज़ देकर मुझे बुला लिया। मुझसे गुस्से में पूछने लगा कि तुम उस लड़की से क्या बात कर रही थी। मैं डर गई और कहा कि मैंने उसे यही कहा कि जाकर दवाई ले लो। मेरा शोहर उस लड़की की तरफ इशारा करके कहने लगा कि इस लड़की से आइंदा तुम कोई बात नहीं करोगी। मैं बेदिली से आकर दवाइयाँ पैक करने लगी। वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इसकी वजह से मेरे शोहर से मेरी लड़ाई हो गई थी। मैंने देखा उसे मेरे शोहर ने दवाई दी और उसने पैसे भी ना दिए और ना ही मेरे शोहर ने पैसे मांगे थे। ये देखकर मैं दंग रह गई। ये क्या मामला था? मैंने आज से पहले कोई ऐसा मरीज नहीं देखा था जिससे मेरे शोहर ने पैसे ना लिए हों। मैं जितना सोचती उतना ही उलझ जाया करती थी। अब मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ अजीबो गरीब था। कभी वो मेरे साथ बहुत अच्छा हो जाता, मेरा बहुत ख्याल रखा करता, लेकिन कभी कभी उसका मूड खराब हो जाता तो मुझसे कई दिन बात भी नहीं करता था। लेकिन अब मैं कई दिनों से नोट कर रही थी कि उसका रवैया बहुत अच्छा हो गया था। अब वो मुझे डांटता भी नहीं था। मेरे लिए ये बात हैरत अंगेज थी। मैंने उससे उस लड़की के बारे में पूछने का सोचा था, वो क्यों उससे पैसे नहीं लेता था।
मगर फिर मैं ये सोचकर रुक गई कि कहीं इसका मूड खराब ही ना हो जाए। उन्हीं दिनों मेरी खाला का इंतकाल हो गया तो मुझे गांव से बाहर जाना पड़ा। वहां मुझे एक हफ्ता रहना पड़ा। इस दौरान वो लड़की मेरे दिमाग से निकल गई। मैं जब वापस अपने घर आई तो 3-4 दिन वो मुझे नजर नहीं आई। मैंने सोचा हो सकता है उसे आराम आ गया हो, इसलिए वो नहीं आई होगी। उन दिनों मेरा शौहर बहुत बेचैन था, पता नहीं उसे क्या मसला था। अगले दिन जैसे ही वो लड़की फिर से नजर आई तो मुझे हैरत का धचका लगा था। वो फिर से क्यों आ गई थी? उसके आते ही मेरे शौहर के चेहरे की रौनक बहाल हो गई थी। उसने आज भी दवाई ली और पैसे नहीं दिए। दिन ब दिन वो लड़की खूबसूरत होती जा रही थी और मेरा शौहर उसकी दवाई खुद तैयार करता था, किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता था। वो एक ही दवाई उसे दिया करता था। मैं बहुत सस्पेंस का शिकार हो रही थी। मुझे जानना था कि वो लड़की कौन थी और क्यों दवा लेने आती थी। एक दिन वो दवा लेकर निकली तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो लड़की गांव के सबसे शानदार घर में दाखिल हो गई। मुझे हैरत हुई, ये इतनी अमीर होकर भी मुफ्त में दवा लेकर जाती है। मैं वापस आ गई। मैंने फैसला कर लिया कि अपने शौहर से ये बात पूछूंगी। मैंने एक दिन डरते डरते अपने शौहर से पूछ लिया कि आप इस लड़की को क्यों मुफ्त में दवा दिया करते हैं? मेरा शौहर ये सुनकर कहने लगा कि वो लड़की अपनी माँ के लिए दवा लेने आती है। उसकी माँ मेरी माँ की सहेली थी। उसकी माँ ने हमेशा मेरी माँ की मदद की थी, इसलिए मैं बस उसके एहसान का बदला उतार रहा हूँ और यही वजह है कि मैं उससे दवाई के पैसे भी नहीं लेता। इसकी माँ को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसलिए इसकी बेटी दवा लेने आ जाती है। मैंने ये सब सुनकर सुकून महसूस किया, वरना मुझे तो कोई और ही शक हो रहा था। मेरे शौहर की वालदा का हमारी शादी से पहले ही इंतकाल हो गया था, इसलिए मैं उनकी किसी सहेली के बारे में नहीं जानती थी। मैंने सोचा किसी दिन जाकर उसकी अम्मी की खबर ले आऊंगी। फिर एक दिन वो लड़की दवा लेने आई थी। जब मैं घर से निकल पड़ी, मेरा इरादा था कि जब तक वो यहाँ है मैं उसके घर जाकर उसकी अम्मी का पता करके आऊंगी। जैसे ही मैं उसके घर पहुंची तो देखा वहाँ तो ताला लगा हुआ था। मैं खड़ी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। इतने में एक औरत आई और पूछने लगी कि किससे मिलना है। मैंने बताया कि यहाँ जो अम्मा जी हैं उनसे मिलने आई हूँ। वो हैरानगी से कहने लगी, यहाँ तो कोई अम्मा जी नहीं होती, बस एक लड़की रहती है, अभी वो घर पर नहीं है, कहीं गई होगी। ये सब सुनकर मेरे हवास सुन हो गए। मेरे शौहर ने तो कोई और ही कहानी सुनाई थी और ये पता नहीं क्या कह रही थी। मैं वापस घर आ गई। इसका साफ मतलब यही था कि उस लड़की ने मेरे शौहर से झूठ बोला था, या फिर शायद मेरे शौहर ने ही मुझे असल बात नहीं बताई थी। मैं वापस आई तो वो लड़की अभी भी वही थी। मैंने दवा बनानी चाही तो मेरे शौहर ने मुझे पीछे कर दिया और कहने लगा कि तुम जाओ, इसकी दवा मैं खुद बनाऊंगा। अब तो मुझे शक होने लगा था कि इस दवा में ऐसा क्या खास था कि वो लड़की रोजाना इसकी खातिर आती थी। मुझे यही शक था कि वो जो दिन ब दिन इतनी खूबसूरत हो रही है इसी दवाई की वजह से है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं देखूंगी कि इस दवा में क्या है, और वो दवा मैं खुद खाना चाहती थी ताकि मैं भी खूबसूरत हो जाऊं और मेरे शौहर का दिल मेरी तरफ माइल हो जाए। मगर उस दिन वो दवा मेरे हाथ ना लगी। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे शौहर ने मुझे दवा बनाकर दी और कहा कि जाकर उस लड़की को दे आओ। मैंने चुपके से वो दवा का पैकेट अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया और उस लड़की को किसी दूसरे मरीज की दवा का पैकेट दे दिया। वो दवा मैंने चुरा ली थी और मुझे देखना था कि उसे खाने से क्या होता है। रात को जब मेरा शौहर सो गया तो मैंने चुपके से दवा खा ली। दवा खाते ही मुझे लगा जैसे मेरे पूरे वजूद में आग लग गई हो, मेरी जान निकलने वाली हो गई थी। मैं फौरन नीचे गिरकर तड़पने लगी। दिल में अचानक शदीद दर्द होने लगा था। मेरी चीखें सुनकर मेरा शौहर भी उठ गया था। वो जल्दी से मुझे अस्पताल ले गया। मैं बेहोश हो गई थी। जब होश में आई तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें दिल का दौरा पड़ा था। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक मुझे एकदम से क्या हो गया था। अचानक मुझे याद आया कि मैंने वो दवा खाई थी जो उस लड़की को देनी थी। मेरे शौहर ने उसे इतनी खतरनाक दवा क्यों दी थी? मैं जितना सोचती थी उतना ही उलझती जा रही थी। क्या मेरा शौहर उसे मारना चाहता था? मुझे अब अपने शौहर से खौफ महसूस होने लगा था। हैरत की बात यह थी
ये दवा रोजाना वो लड़की लेकर जाया करती थी, लेकिन आखिर किसके लिए मुझे परेशानी होने लगी, क्योंकि ये खतरनाक दवा थी। पता नहीं जो रोजाना उसे खाती थी उसका क्या हाल होता होगा। 3 दिन बाद मुझे डॉक्टर ने छुट्टी दी तो मैं घर आ गई। मेरे शोहर ने मुझसे पूछा कि एकदम मुझे क्या हो गया था। मैंने उससे टाल दिया कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अगर मैं उसे बता देती कि मैंने वो दवा खा ली थी तो वो पता नहीं क्या करता। खैर कुछ दिन वो लड़की न आई। अब मुझे बेचैनी होने लगी कि वो क्यों नहीं आ रही। शाम हुई तो मैंने देखा कि मेरा शोहर दवाइयों वाला डब्बा उठाकर कहीं जा रहा था। मैंने उसे रोका और पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। तब वो कहने लगा कि एक मरीज के घर जा रहा हूँ। मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ फिर से खराब होता जा रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे मजबूरन बर्दाश्त कर रहा है, जैसे उसका मेरे साथ रहने का कोई दिल नहीं है। मुझे वो लड़की अब कहीं नजर नहीं आती थी। दूसरी तरफ रोज मेरा शोहर बैग उठाकर किसी मरीज को देखने के लिए निकल जाता था। मुझे तजस्सुस होने लगा कि किस मरीज के पास ये रोजाना जाता है। एक दिन मैंने उसका पीछा करने का फैसला कर लिया। वो जैसे ही अपने दवाओं वाला बैग उठाकर कमरे से बाहर निकला, तब मैं भी उसके पीछे चोरी चोरी चलने लगी। जिस जगह वो पहुंचा वो देखकर हैरत के मारे मैं सुन रह गई, क्योंकि वो उसी लड़की का घर था जो हमारे डिस्पेंसरी पर दवा लेने आती थी। ये सब देखकर मेरे होशो हवास उड़ गए। मेरे शोहर का आखिर यहाँ पर क्या काम था। मैंने छुप कर देखा कि मेरा शोहर इस घर में दाखिल हो रहा है। कुछ देर बाद वो बाहर निकला तो वो लड़की भी उसके साथ थी। मेरे शोहर ने बैग से एक दवाई की पुड़िया निकाली और उस लड़की को दे दी। साथ ही वो कुछ कहने लगा। इतनी दूर से मुझे आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही थी, मगर मैं समझ रही थी कि वो उसे हिदायत दे रहा होगा कि दवा कैसे खानी है। मेरा शोहर वहाँ से घर आ गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरा शोहर वहीं जाता है। फिर भी मैंने उसका 3-4 दिन पीछा किया। वो वहीं उसी घर में जाता था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उस घर में ऐसा कौन बीमार है जिसको देखने मेरा शोहर रोजाना जाता है। ये सब सवाल मुझे चैन नहीं लेने दे रहे थे। एक दिन मेरे शोहर को उस लड़की का फोन आया था। वो बड़ी जल्दी में घर से निकल गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। वो उसी लड़की के घर में गया था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर एम्बुलेंस आकर रुकी थी। तब घर से किसी को लाया गया और एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया था। मुझे इतनी दूर से नजर नहीं आ रहा था कि किसको लेकर जा रहे हैं। मेरा अंदाजा था शायद उसी लड़की की तबीयत खराब है, मगर कुछ मिनट के बाद मैंने उस लड़की को अपने शोहर के साथ घर से निकलते हुए देखा तो मैं परेशान हो गई। मैं थोड़ा उनके करीब हो गई। मेरा शोहर उस लड़की से पूछ रहा था कि इसे दवा दी थी। वो लड़की फिक्रमंदी से कहने लगी, हाँ दवा तो दी थी, शायद इसीलिए इसकी तबीयत खराब हुई है। मेरा शोहर कहने लगा कि लगता है इसे दिल का दौरा पड़ा है, अब तुम हॉस्पिटल जाओ, मैं कल चक्कर लगाऊंगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो दोनों किसके मुतल्लिक बात कर रहे थे। मुझे शक भी हो रहा था और अजीब ख्यालात भी आ रहे थे। मुझे किसी तरह उस घर में दाखिल होना था ताकि मैं देख सकूं कि वहाँ कौन है जो बीमार है। मैंने एक दिन डिस्पेंसरी से कुछ दवाइयाँ छुपा ली और शोहर को कहा कि दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, शहर से जाकर ले आओ। मेरा शोहर सुबह सुबह शहर चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद मैं भी घर से निकल गई। मेरा इरादा उस लड़की के घर के अंदर जाने का था। मैंने नकाब करके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वही लड़की बाहर निकली। मैंने उसके आगे हाथ फैलाए और कहा कि अल्लाह के नाम पर मुझे अपने घर में काम पर रख लो, तुम्हारी सब मुश्किलें हल हो जाएंगी। वो लड़की कहने लगी कि हाँ वाकई में मैं मुश्किल में हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो कि घर के अंदर आ जाओ। मुझे वैसे भी मुलाजमा की ज़रूरत थी। मैं घर के अंदर चली गई। मुझे बस जानना था कि घर के अंदर कौन है। वो मुझे पूरा घर दिखाने लगी। एक कमरे के बाहर रुककर कहने लगी कि तुम पूरे घर की सफाई करोगी, मगर इस कमरे में कभी मत जाना। इस कमरे की सफाई मैं खुद ही कर लूँगी। उसके बाद मेरा शक मज़ीद पुख्ता हो गया। इस कमरे में कोई तो राज है। उस दिन तो मैं घर वापस आ गई, मगर मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि इस राज का पता चला कर रहूँगी कि वहाँ क्या राज है, क्यों मेरा शोहर वहाँ जाता है। अगले दिन मैंने शोहर को कहा कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। मेरा पक्का इरादा था कि आज सारा राज मालूम कर लूँगी। मैं नकाब करके उस लड़की के घर गई
उसने मुझे कहा कि सफाई से पहले मेरे लिए चाय बना दो। मैंने उसकी चाय में नींद की दवा मिला दी जो मैं घर से लेकर आई थी। उसने वो चाय पी और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। मैं फौरन उसके कमरे की तरफ बढ़ी जिसमें जाने से उसने मना किया था। मैं जैसे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई, मेरी जान निकल गई क्योंकि कमरे में एक बीमार शख्स बुरी तरह खांस रहा था। मैंने उसके पास जाकर उसे पानी पिलाया और पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या हुआ है। वो कहने लगा कि मेरा नाम इजाज़ है और मैं तानिया का शौहर हूँ। ये सुनकर मैं सुन्न हो गई। तानिया उसी लड़की का नाम था जिसके घर पर मैं इस वक्त मौजूद थी। मैंने एक दिन दवाइयों वाली पर्ची पर उसका नाम पढ़ा था। मैंने उससे पूछा कि तुम इतने बीमार कैसे हुए। वो आदमी कहने लगा कि मेरी बीवी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो किसी और को पसंद करती थी। उसकी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी और उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद पता नहीं क्या हुआ कि मैं बहुत बीमार हो गया था। तानिया रोज़ाना मेरी दवाई लेकर आती है, मगर इस दवाई को खाकर मैं ठीक होने की बजाय बीमार होता जा रहा हूँ। एक दिन तो मुझे दिल का दौरा भी पड़ा था। मैंने दवाई खाने से मना कर दिया तो उसने उस हकीम को घर बुलाना शुरू कर दिया। अब तो रोज़ाना वो मेरे घर आता है और मेरी बीवी से एक कमरे में बैठकर बातें करता रहता है। वो जाते हुए मुझे इंजेक्शन लगा देता है और मेरी बीवी को अजीब सी दवाई दे जाता है जो मेरी बीवी ज़बरदस्ती मुझे खिला देती है। इसी दवाई की वजह से मैं इतना बीमार हो गया हूँ, अब तो चल फिर भी नहीं सकता। मुझे इस मामले की कुछ कुछ समझ आ रही थी। अब इस बात का जवाब तो मेरा शौहर ही दे सकता था और ये इसी सूरत मुमकिन होता जब मैं उसे रंगे हाथों पकड़ती। मैं चुप करके वापस घर आ गई थी। अब मुझे अपने शौहर के वहाँ जाने का इंतज़ार था। रात के वक्त मेरा शौहर हस्बे मामूल घर से निकल पड़ा। कुछ देर के बाद मैं भी उसके पीछे चल पड़ी। जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरा शौहर उस आदमी को ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा रहा था। मैंने फ़ौरन आगे बढ़कर उसके हाथ से वो इंजेक्शन छीन लिया। मेरा शौहर मुझे वहाँ देखकर घबरा गया था। इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहता, मैंने घर से निकलते वक्त पुलिस को फ़ोन कर दिया था क्योंकि ये मामला मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेरा शौहर मुझे मारने के लिए मेरे करीब आया ही था कि अचानक पुलिस आ गई और मेरे शौहर और उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे शौहर ने पुलिस को जो बयान दिया वो ये था कि वो शुरू से ही तानिया को पसंद करता था, लेकिन मेरे बाप ने उसकी शादी मेरे साथ करवा दी। मेरे बाप के उस पर बहुत से एहसानात थे, इसलिए उसने मजबूरी में मुझसे शादी की थी। शादी के बाद भी वो तानिया को ना भूल सका था। शादी वाली रात उसे तानिया की कॉल आई थी, इसी वजह से वो सब छोड़कर चला गया था। मेरे बाप के होते हुए वो तानिया को पाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, मगर जैसे ही मेरे बाप का इंतकाल हुआ उसे मौका मिल गया था। तानिया भी उसे हासिल करना चाहती थी। अब तानिया को भी अपने शौहर से छुटकारा चाहिए था। अगर वो तलाक लेती तो उसकी जायदाद से महरूम रह जाती। इसलिए उसने मेरे शौहर के साथ मिलकर प्लान बनाया और वो ऐसी दवा देता था जिससे खाकर तानिया का शौहर दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा और आखिरकार बिस्तर से लग गया। वो दोनों यही चाहते थे कि ये बीमार होकर मर जाए। बाद में वो मुझे तलाक दे देता। मैं तानिया पर नज़र रखती थी और मेरे शौहर को शक हो गया था। इसी वजह से मेरे शौहर ने तानिया को कहा कि अब वो खुद उसके घर आया करेगा। मेरे शौहर तानिया के शौहर को एक ख़ास किस्म का इंजेक्शन लगा देता था जिससे उसकी सारी ताकत ख़त्म होती जा रही थी। मैंने रात को अपने शौहर को तानिया से बातें करते सुन लिया था और मुझे उसका सारा प्लान समझ आ गया था कि वो तानिया के शौहर की जान लेना चाहता है। इसलिए मैंने पुलिस को सब बता दिया था। पुलिस ने दोनों को कत्ल की साजिश के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। मैंने अपने शौहर से खुला ले ली थी क्योंकि अब मुझे ऐसे मर्द के साथ नहीं रहना था। उन दोनों को जेल हो गई थी। मैंने उस लड़की के शौहर को सही दवाइयाँ देना शुरू की तो वो बहुत जल्द ठीक हो गया था। उसे मेरी खिदमत और वफा ने बहुत मुतासिर किया था। उसने मुझसे शादी के लिए कहा तो मैं भी मान गई। आज मैं अपने दूसरे शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। हम दोनों बहुत खुश थे, जबकि मेरा पहला शौहर और वो लड़की तानिया जेल की सज़ा काट रही हैं। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है।